आई नो आप ग्रेजुएट कर रहे हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, स्टिल परेशान हो कि कहाँ जाया जाए। तो ये सोल्यूशन हम आपके पास लेके आए हैं, एसएससी सीजीएल की जॉब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है। और ये है क्या? सब कहते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे दो, लेकिन एसएससी सीजीएल है क्या, उसको जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसएससी सीजीएल है क्या। एसएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोला जाता है। इसके अंडर बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। तो उस एग्जाम्स में से एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्यों? क्योंकि इसी के साथ बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, यानी कि डिफरेंट पोस्टों के लिए इसके साथ ही सिलेक्शन लिए जाते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देना चाह रहे हैं तो अभी से तैयारी इसकी शुरू करनी होगी। अब ये जानने के बाद कि एक एग्जाम है क्या, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की पोस्टें आते हैं। मैं एग्जांपल दे देती हूँ 2-3 पोस्टों का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर कौन सी पोस्टें कवर होती है। सबसे पहले ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है, जेएसओ की पोस्ट होती है, एसओ की पोस्ट होती है। तो ये सारी पोस्टें कवर करता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन सी पोस्ट रेफरेंस के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन मांगता है, जिसमें आपके 60% प्लस मार्क्स चाहिए। आपकी एज चाहिए 18 to 32। अब सब पोस्टों के लिए 18 to 32 नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए 18 to 27 ईयर्स है, 18 to 30 ईयर्स है, 18 to 32 ईयर्स है। तो आप जिस भी एज ग्रुप में लाई करते हैं, या आप बहुत लेट है या बहुत जल्दी है, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एज, डेफिनेटली यू हैव टू चूज द रेफरेंसेस। मतलब तुमको एज के हिसाब से अपनी रेफरेंस चुननी पड़ेगी, तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, वहां पे आपको पोस्टें दी होंगी, उस अकॉर्डिंग आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा एग्जाम है जिसको क्लियर आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो बहुत ही आसान है कंपैरेटिवली टू अदर एग्जाम्स। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के कंपैरेटिवली तो देखिए बहुत इजी एग्जाम है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप 4 महीने की प्रैक्टिस करें, 5 महीने की प्रैक्टिस करें, अब भी आपके पास काफी टाइम है, आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, तो मेरी मान लीजिए, तो पक्का ही कर लीजिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि आप क्या करते हो, आप कहते हो कि अगर मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, मैं तीनों तरह के एग्जाम्स दूंगा, यानी कि मैं बैंकिंग भी दूंगा, मैं रेलवे भी दूंगा, मैं एसएससी के एग्जाम भी दूंगा। तो मेरे को एक बात बताइए, जब ये रायता बन जाएगा तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन कंप्लीटली होगा? नहीं, आपने गलती ये नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज के लिए एम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी चीज के लिए एम कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल की ही तैयारी कीजिए, उसको बैंकिंग या रेलवे के साथ मत जोड़िए। तभी आपकी तैयारी में कमी रह जाती है और पेपर फिर निकलता नहीं है। बाद में कहते हैं कि मैम ने तो बोला था आराम से हो जाएगा, हुआ नहीं, बिकॉज आपकी तैयारी में कमी। आपके पास ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए और एक ही तरफ देखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एज की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। इसका एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल में इसके पेपर्स निकलने वाले हैं। अप्रैल से लेकर मई तक इसका फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। और इसका जो टायर 1 का एग्जाम है, ये एग्जाम 3 हिस्सों में होता है। तो पहला हिस्सा होता है टायर 1, यानी कि सीबीटी। पहला आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट, उसके बाद आपके पास आपका मेंस होगा, प्री के बाद 2 पेपर्स होंगे, उसके बाद आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी आएगी। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो मेरी मान लीजिए फरवरी या मार्च जो आपका 2026 का है, उसमें आपकी प्लेसमेंट आराम से हो जाएगी। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम, तो आप आराम से वहां तक कर सकते हैं। अब करना क्यों चाहिए, क्यों एसएससी सीजीएल की तरफ जाना चाहिए, क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या फायदे हैं, क्यों एक इंसान अपना सालों साल दे देता है एक एसएससी के पेपर को क्लियर करने के लिए? वो इसलिए क्योंकि एसएससी सीजीएल के साथ आपके पास एक अच्छी खासी पे इनकम आती है, जो कि है पे लेवल 6, 7 और 5 में आती है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए सोसाइटी में आपका नाम बनता है, डेफिनेटली वो तो अलग ही चीज है, लेकिन डेफिनेटली उसके साथ जो पे पैकेज मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ एक सरकारी नौकरी में आपको पता होना चाहिए कितने सारे प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि आपको लीव दी जाती है, ऑल ओवर इंडिया आप घूम सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद।
उसके बाद आपकी ग्रेचुटी होती है जो एक लमसम अमाउंट आपको दिया जाता है कुछ ईयर की सर्विसेज के बाद, वो हो गया। बाकी चीजें इसके साथ आपके पास मेडिकल अलाउंसेस आती हैं, आपके पास डीए आता है, एचआरए आता है, तो काफी सारी अलाउंसेस हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देती हैं। और आपकी जो पे है बेसिक पे जो होती है, जो आपके इन हैंड सैलरी आने वाली है वो 1 लाख प्लस हो जाती है काफी पोस्टों में। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो देखिए इतने सारे फायदे हैं, और जहां पे आप क्लूलेस हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ग्रेजुएशन के बाद एकदम से, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब जब आपने एसएससी सीजीएल करने के बारे में सोच ही लिया है, तो मैं पहली चीज कहूंगी, देखिए मैं कोई फेक आपको नहीं बताऊंगी कि आपने ये कर लिया तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो आप करना चाहते हैं तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। टायर 1 का जो एग्जाम है उसके अंदर 4 चीजें आती है, यानी कि रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश के साथ साथ आपके पास आ जाती है जीके। तो 25 क्वेश्चन सबके होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 1 घंटा मिलता है आपको इस पेपर को करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको हेल्प की जरूरत है, डेफिनेटली हेल्प की जरूरत है, वो बाद में देखेंगे। पहले अपने आप को पक्का करने के लिए आपने क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। कि अगर आपको लगता है कि आप पेपर देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एक मॉक उठाइए या पुराने साल के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, उसको करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे स्टैंड करें, आप एक एनालिसिस में आ जाएंगे कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको अपना लेवल पता लग जाता है ना, तो फिर आप हार्डवर्क उस हिसाब से करते हैं। तो टायर 1 के आपको मैंने बता दिया कि ये सब होने वाला है। अगर टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में होता है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग होती है आपके पास। और ये सब मिलाकर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 390 मार्क्स का पेपर बनता है। इसमें आपके पास कंप्यूटर्स भी होता है और कंप्यूटर्स के साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। तो आपको टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी, जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट बहुत जरूरी है इसके लिए। अब बाकी अलग पोस्टें भी है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, तो उसके लिए कॉरेक्ट एग्जाम भी होता है, वो भी देना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है कि तुम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मेंस का जो पेपर होता है उसके अंदर मेन आपकी सेम तैयारी होती है, जैसे मेंस की होती है वैसे प्री की होती है। बस ध्यान ये रखना है कि मेंस के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो जर्नल अवेयरनेस का डाटा ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली टू जो हम करते हैं प्री के लिए। ठीक है, ये था पेपर का पैटर्न जो आपको क्लियर करना है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आजकल हमें ये नहीं पता कि चीज को शुरू कैसे किया जाए। देखिए मैं कहूंगी कि आपके पास सब कुछ ऑनलाइन इतना सारा कुछ अवेलेबल है, तो आपको कोई पेड बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर कमी है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो पेड बैच लीजिए, डेफिनेटली लीजिए। ठीक है, पर उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी से पहले ये जान लो कि तुमको कौन सी पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने स्क्रीन पर डाल दी है रेफरेंसेस, कौन सी 5 बेस्ट पोस्ट हैं जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम ग्रेजुएट और उसके एकदम बाद से अप्लाई कर रहे हो तो इन पोस्टों के लिए 5 पोस्टों के लिए प्लीज अप्लाई करो। रेफरेंसेस यही रखना, बेस्ट पोस्ट है और तुम्हें बेस्ट कहते हैं ना एक्सपोजर भी देके जाएगी अच्छा खासा, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद तुम्हारे पास आपके प्रमोशंस का बहुत अच्छा चांस है इस पेपर को क्लियर करने के बाद। तो अगर तुम सही एज में यानी कि 24-25 में यहाँ पे लग जाते हो, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। एक अच्छी सेटल्ड लाइफ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम उसके लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, सिलेबस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैथ्स की बात करें तो टॉपिक वाइज चीजें आपको दी हुई है, आप आराम से मैथ्स रीजनिंग सिलेबस निकाल सकते हैं। मैंने नीचे लिंक भी दे दिया है, निकाल के टॉपिक वाइज हर चीज को प्रिपेयर करना शुरू करो। टॉपिक वाइज शुरू करना, ऐसा ना हो कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कर लो, तो टॉपिक वाइज शुरू करो। मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, इंग्लिश के हो गए, तो टॉपिक वाइज शुरू करो। और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें बहुत सारी किताबें मिलेंगी, पर मैं तुम्हें यहाँ पे 4 किताबें दिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके तुम शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर तुम शुरू करने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कौन सी बुक्स खरीदनी है। देखो ज्यादा मेहनत मत करो, लेकिन पहले 15-20 दिन ये बुक्स खरीद के ना अपना काम शुरू करो। पहली है ल्यूसेंट की, तो जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें जो स्टैटिक जीके की जरूरत है वो ये बुक पूरी करती है, कंप्लीटली पूरी करती है। आई नो थोड़ी बोरिंग है, बट डेफिनेटली पहले पढ़ाई खुद शुरू करो, फिर वीडियोस पे जाना, क्योंकि तुम्हारा दिल भी लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने कहा था कि मैम ने कहा इसलिए मैंने कर लिया, नहीं, पहले खुद बुक लेके करके देखो। तो ये बेसिकली जनरल नॉलेज की बुक है जो करनी चाहिए। दूसरी बुक में जो कहना चाहूंगी ये है इंग्लिश की बुक, जो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना शुरू करो डेली के हिसाब से। ठीक है, तो तुम्हारा दिल लगना शुरू हो जाएगा, तो बेसिकली तुम तैयारी के लिए तैयार हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एसएससी की मैथ्स। अगर तुम मैथ्स तेज करना चाहते हो तो ये बुक मेरे को बहुत, मैंने इंग्लिश मीडियम में ली है, तुम हिंदी मीडियम में भी ले सकते हो। दिस इज अ ग्रेट बुक। इवन किरण पब्लिकेशंस की बुक भी बहुत अच्छी है, तो ये मैंने खुद भी की है, तो ये बहुत बढ़िया बुक है। इसके बाद आ जाते हैं आपकी रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए इससे बेहतर बुक तुम्हें मिलने ही नहीं वाली है।
तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको करनी है तैयारी, तो ये 4 बुक्स लेके अपनी तैयारी को शुरू करो। ऑनलाइन मटेरियल तुमको बहुत मिल जाएगा, तुमको टॉपिक्स करवाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज तुमको शुरू करना है इन 4 बुक्स की खरीदारी से। जब खरीद लो उसके बाद जाकर तुम कर सकते हो अपनी तैयारी को शुरू। खुद से करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, 2 महीने में सिलेबस हो जाता है, पर डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड कितनी है। देखो पहले 2 महीने तो सिर्फ सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, एक एक टॉपिक के 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 क्वेश्चंस लगाओ या उससे ज्यादा जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। उसके बाद तुम्हारी तैयारी में दम आएगा और तुम पेपर दे सकते हो। अब लास्ट में हम चलते हैं, ये तो हो गई तैयारी की बात कि शुरू कहाँ से करना है। मैंने शुरू बता दिया। अगर तुम्हें डिटेल्ड सिलेबस की जरूरत है, तुम्हें हेल्प चाहिए कि कहाँ से क्या क्या पढ़े, ये 4 बुक्स तो भाई पढ़नी है, ये तो हिसाब लगा ले, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तुम्हें तो प्लीज बताना, उसको हम वीडियो में डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। बट अभी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर निकालने के लिए सिर्फ तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे साथ 8 लाख लोग और तैयारी कर रहे हैं। मतलब पिछले साल का अगर डाटा देखा जाए तो 8 लाख से 10 लाख लोग पेपर की तैयारी के लिए 8 से 10 लाख लोग थे जिन्होंने पेपर दिया था। भरने वाले तो भाई 30 लाख लोग थे। तो आने वाले यानी कि वहां तक फॉर्म भर के प्री तक आने वाले जो लोग थे उसमें 8-10 लाख लोग थे, जिसमें से सिलेक्शन हुआ था 17,000 लोगों का। तो कंपटीशन बहुत है, बट द प्रॉब्लम इज, मैं बताती हूँ। पहली प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है कि बच्चे तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन एंड तक नहीं पहुंचते, मेरे साथ भी होता है बहुत बार। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसको 100% दो। सेकंड चीज, जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं भी ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। सब नहीं करना है, सिर्फ जो काम है वही करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं थर्ड चीज तुम्हें बोलना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। पहली बार जब तुम कुछ भी मैथ्स का, रीजनिंग का करने बैठोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ तुमसे नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन उसी चीज को अगर तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे, देखो मैं मैथ्स की टीचर हूं तो मुझे इतना पता है कि कोई भी चीज मुश्किल तो होने वाली है नहीं। ओनली थिंग दैट यू नीड इज प्रैक्टिस एंड मॉक्स। अगर तुम कहोगे ना कि मैंने पहली बार करके देखा, मैम ने कहा था कि पहले मॉक से शुरू करना, मैंने मॉक करके देखा, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, फिर तो मैं करूंगा ही नहीं, वो सिर्फ लेवल चेक करने के लिए था, ऐसा नहीं है। जितने जितने तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना जितना सिलेबस कवर करते जाओगे, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और पेपर आने वाला है अप्रैल में। अगर तुम चाहो तो 2 महीने के अंदर भी तैयारी कर सकते हो। बुक्स लो, पढ़ना शुरू करो। देखो पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम दिन में 8 घंटे, 9 घंटे देना शुरू करो। 8-9 घंटे जब तुम देना शुरू करोगे ना, 2 घंटा मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश को देना चाहिए, 3-3 घंटा आपका बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग मांगते ही हैं। तो आपके पास बचते कितने घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको जीके को देना है। शुरू के लिए कह रही हूँ, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, अगले महीने से टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो बिल्कुल क्लूलेस थे ग्रेजुएशन करने के बाद कि क्या किया जाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है, जाके ग्रैब कर लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो के अंदर बैंकिंग के बारे में भी और रेलवे सेक्टर के बारे में भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको चाहिए कि आगे का इंफॉर्मेशन या आगे का पैटर्न या स्ट्रैटेजी या बुक्स या वीडियोस जो भी आप चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ये मेरी बात सुन लीजिएगा कि मौके बार बार नहीं आते हैं, बाद में रिग्रेट से अच्छा है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।